नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि पीवाईक्यू की सीरीज जो चल रही है, अभी हम इस वीडियो में एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के प्रश्न देख रहे हैं। 51 से 60 तक के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। 51, टाटी पाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए। देखो, गुजरात महाराष्ट्र में मुझे संभावना कम लगती है, अगर जैसे मुझे नहीं पता है तब, तो इन दोनों में से एक है। अब आपने पढ़ा हुआ है तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर इसका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में ये विशाखापत्तनम में ना होकर पूर्वी गोदावरी जिले में होना चाहिए। ये इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये मध्य प्रदेश की खदान नहीं है, सॉरी, हाँ, तेल रिफाइनरी नहीं है। तो इससे संबंधित देखो, एक बार पूछी जा चुकी है डिगबोई। जैसे अगर हम इससे संबंधित, हमको क्या तेल रिफाइनरी पता कर लेना चाहिए। एक डिगबोई पूछी गई है, ठीक है। डिग डिगबोई भारत की पहली है, 1901 में। कहाँ है? तो असम में है। ठीक है। एक पूछी गई है जामनगर। जामनगर कहाँ है? गुजरात में। ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, ये पूछी गई है। एक और बोंगाई गांव में है, असम में ही। कौन सा गांव है? बोंगाई गांव। बोंगाई गांव, ये भी पूछी गई है। दो इंपोर्टेंट है, ये करंट में होगी इसलिए पूछी गई है। ठीक है। अब हम इस पे अन्य जो आपकी तेल रिफाइनरी है उनको भी आप देख लेना, तो उससे ये होगा कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इस प्रश्न का यही आशा है, मुश्किल से 10 मिनट में आप सारी तेल रिफाइनरी देख लोगे। मध्य प्रदेश की एकमात्र तेल रिफाइनरी है, बीना है। ठीक। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप, गाजा अभी इसराइल जो आक्रमण कर रहा है, ऐसा फलस्तीन कहती है कि हमारी है और इसराइल कहता है कि हमारा है। तो ये एक पट्टी है ऐसे करके, और ये हम अगर इसको डिफाइन करें तो अफ्रीका महाद्वीप ले लेंगे। ठीक है, ये ऐसा करके ये आ जाएगा। ये आपका यूरोप मान लेते हैं इसको। ठीक, ये यूरोप है। ठीक है, ये आपका अफ्रीका है, और आप मैप में देख लेना इसको। ठीक, ये आपका एशिया है। ये आपका क्या है? लाल सागर है। लाल सागर, ये आपका भूमध्य सागर है। ठीक, ये आपका मिस्र वाला हिस्सा है इधर तक, और ये आपका इजराइल है। ये लेबनान और सीरिया वगैरह ये सब होंगे। और यहाँ आपकी एक गाजा पट्टी है। तो ये किससे लगी हुई है? भूमध्य सागर से। काला सागर देखेंगे तो इधर है। ठीक है, काला सागर यूक्रेन लगा हुआ है, रोमानिया, बुल्गारिया, और ये इधर का रशिया, रूस। ठीक है, तो इसके भी पास पास के देश देख लेना। काला सागर में एक क्रीमिया ऐसे करके प्रायद्वीप है, क्रीमिया प्रायद्वीप भी पूछा जा चुका है। ये क्रीमिया प्रायद्वीप है, यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, इसको रशिया ने ले लिया है। ठीक, जिसको नहीं समझ में आए वो एक बार एटलस में या किसी मैप में आप देख लें, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है। जल संधि भी इसमें, लाल सागर भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है, काला सागर भूमध्य सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, आपके कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर से कौन कौन से, आंसर तो आपका ये आ जाएगा। ठीक, कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश की सीमा मिलती है, कैस्पियन सागर से कितने देशों की सीमा मिलती हैं, ये सब आपको पता करना है। सेम काला सागर के लिए पढ़ना है। ठीक, इतनी चीजें हम यहाँ से पता कर लेंगे। हाँ, भूमध्य सागर आंसर दे दिया है, इजराइल का है। गाजा पट्टी के आसपास देख लेना कौन से देश आते हैं, इजराइल के पड़ोसी देश कौन से हैं। ठीक है, फलस्तीन के बारे में पढ़ लेना ये, या मैं एक आध दिन मैं भी एक इस पे वीडियो बना दूंगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। तो निम्नलिखित भूमध्य सागर। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। ये सही सुमेलित करना बहुत बार आ चुका है और कई बार ये पूछा भी जाता है। ये मुख्यतः कौन सी, ये खदानें हैं।
खनिज खदान, ठीक। और ये आपके राज्य हैं। ये क्या इंडिकेट करता है कि हमको कौन सी बड़ी खदान, कौन सी इंपोर्टेंट खदान किस उसमें कहेंगे तो किस राज्य में स्थित है। अगर मध्य प्रदेश में है तो आपको जिला भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें से कि अगर एमपी का कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो तो बालाघाट को निकाल लेंगे हम मध्य प्रदेश में। तो पहले में कौन सा, डी किधर है, ये क्या किया इन्होंने, अच्छा यहाँ कुछ लिखना भूल गए। ये कैसे आंसर, मैं आपको ये जोड़ी बता देता हूँ। ओके ओके सॉरी, बालाघाट मध्य प्रदेश में है, ठीक। तो ये आपने निकाल लिया, ठीक है। बेलाडीला लगभग सबको याद होती है, छत्तीसगढ़ में है। तो आपने दो निकाल लिए, तो पहले में आपका सी किधर है, तो सी दो में है, ठीक है। सी में से दूसरे में डी किधर है, तो दूसरे में डी, तीसरे में डी ढूंढना है, तो तीसरे में डी ये है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसका मतलब क्या है कि बी, बी कहाँ है ये, तो बी आना चाहिए 4 में। कुद्रेमुख कहाँ है, कर्नाटक में, ये भी मुझे तो याद है, आप लोगों को भी याद हो। बच रहा है तो केंदुमुख कहाँ है, उड़ीसा में। तो ये देखो, अब इसमें क्या है कि बेलाडीला खदान है, ये एडिशनल पढ़ लेते हैं कि बेलाडीला खदान काय से संबंधित है। तो बेलाडीला काय से संबंधित है ये पढ़ लो, फिर कुंद्रेझर काय से, बालाघाट काय से, और कुद्रेमुख काय से। तो ये खदान है आपकी किस किस चीजों से संबंधित है, ये भी आप पढ़ लेना, ठीक। ये लिख रहा है कि छत्तीसगढ़ लौह खनिज के लिए प्रसिद्ध है, बेलाडीला आ चुका है, ये प्रश्न रिपीटेड है। बेलाडीला खदान किस राज्य में है ये भी आ चुका है, और बेलाडीला खदान किस अयस्क के लिए यानी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है वो भी आ चुका है। केंदुझर उड़ीसा में लौह खनिज के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बालाघाट, ये थोड़ी गलत लिखा है, बालाघाट का एक लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज आपका तांबा और बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। दो के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट में कौन कौन सी खदान है ये भी आपको पता होना चाहिए, मलाजखंड, मलाजखंड और भरवेली, ठीक है। अब मलाजखंड किससे संबंधित है, आपकी तांबा से संबंधित है, ठीक। और भरवेली का से संबंधित है, मैग्नीज से, ठीक। तो ये आपकी मध्य प्रदेश की। कुद्रेमुख आपकी काय से संबंधित है, लौह खनिज से संबंधित है। तो ये भी आपका लगभग 8-10 प्रश्न आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे, ठीक। अब अपन बात करें तो, और उड़ीसा में एक क्योंझर खदान है, क्योंझर, एक खेतड़ी है राजस्थान में, ऐसे करके आपके बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं, ऐसे करके बहुत सारी चीजें आप इससे संबंधित पढ़ लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया क्या होती है, तो ऑप्शन रहे आपके ये, पहले अपन को ये समझ लेना चाहिए पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है। पटल विरूपण विरूपण क्या होती है, भूपरपटी, भूपरपटी आप समझते हैं, भूपरपटी पर पृथ्वी की जो आंतरिक बल है उसके द्वारा भूपरपटी पर होने वाली क्रियाओं से जो भूपरपटी में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, पटल विरूपण प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें नहीं है पूछ रहा है, पर्वतनी मतलब पहाड़ वगैरह बनते हैं इसमें, आपके पठार बन सकते हैं, तो ये है क्या, भूकंप बिल्कुल आ सकता है। प्लेट, ऊपर की जो प्लेटें हैं अगर वो टकराएंगी तो प्लेट विवर्तन की ये बिल्कुल है। विषमांगी, ये बच गया अपना, ठीक। अपन इस पे आते हैं, इसकी आंसर है कि ये है विषमांगी, पटल विरूपण नहीं है बल्कि है भू आकृति परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। विषमांगी का मतलब होता है, विषमांगी साइंस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, विषम अंग मतलब एक ऐसा एक मिश्रण या इस ऐसे मिश्रण से कोई आकृति बनती है जो अलग 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 हो, विषम हो, जैसे कि गैस और जल हो गया, आपका जल और ठोस हो गया। इस तरीके से जब क्या होता है कि ये आती है, घूर्णन है, इनसे बन जाती हैं, परिभ्रमण है, ये मतलब आंतरिक भाग से संबंधित नहीं है, वो विषमांगी है, तो ये अलग है उससे, ठीक।
इनको पढ़ भी लेना आप डिटेल में। अब देखो, मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि जनगणना से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे ये दो पता थे, केरल सब में दिया है और मिजोरम दिया है, ठीक, तो दो आंसर सब निकाल लेंगे। अब इन दो में मैं भी कंफ्यूज था कि यार इनमें से पहले कौन सा है, ठीक, तो इसमें मेरा प्रश्न गलत हो गया था, आप इसमें गलत मत करना, ठीक, गलती से गलत हुआ था। मुझे लगा भी था कि यार मेरे को एक और पढ़ लेना था, 3 की जगह 4 पढ़ना था, 4 पढ़े भी थे पर मेरे को याद नहीं था। याद इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रिवीजन या रिपीट या पेपर नहीं लगाए होंगे इस प्रश्न को लेकर, ठीक है। केरल, मिजोरम, गोवा, अब इन्होंने परसेंटेज दिया है, ठीक, इसमें इसका परसेंटेज आई थिंक गलत लिखा होगा, ये आप चेक कर लेना, परसेंटेज पूछता भी नहीं है वो, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, सेम चीज आपको क्या कर देना है, ये आपको न्यूनतम वाले भी पढ़ लेना है कि न्यूनतम साक्षरता दर से, मतलब देखो इस प्रश्न में क्या बोला है, अधिकतम से न्यूनतम की ओर। अब मान लो कि न्यूनतम से अधिक की ओर ले जाएगा तो सबसे कम शिक्षा कहाँ है, सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा, बिहार में है। दूसरे नंबर पे कम कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश पे है, ठीक है। तीसरे नंबर की अगर अपन बात करें तो राजस्थान आएगा, चौथे नंबर पे झारखंड आएगा, ठीक। मध्य प्रदेश ना उसमें है ना इसमें है, ये आप इसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। गोवा का परसेंटेज है ये 88 पॉइंट कुछ होगा इसका, ये आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज बहुत ज्यादा पूछे नहीं गए। अब इसके टॉपिक ये पूरी जनगणना पढ़ लेना, उच्च साक्षरता वाले, निम्न साक्षरता वाले, शिक्षा सूचकांक ये पढ़ लेना। इसमें भी लक्षद्वीप अगर होता, लक्षद्वीप क्या केंद्र शासित प्रदेश, तो वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है। ये हमको सारी परतें पढ़ लेना चाहिए, इसका आंसर क्षोभ मंडल होगा, ठीक है। मतलब मोस्टली लोगों को पता है, जब आप ये परतें पढ़ोगे लेयर्स तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। एक डायग्राम ऐसे बनाओगे, फिर ये ऐसे करके वो बना दोगे, तो इसका आंसर ये है, क्योंकि इसमें आपकी सारी जो मौसमी गतिविधियां होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सबसे निचली परत है, यानी कि पृथ्वी से लगी हुई परत है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें तो मध्य मंडल, ये मध्य मंडल क्या होता है, समताप मंडल के ऊपर होता है। समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन लेयर होती है, ये ओजोन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है, इसमें मध्य मंडल में आपके जो घर्षण के कारण उल्कापिंड वगैरह होते हैं वो इसमें नष्ट हो जाते हैं, घर्षण के कारण ये ब्लास्टिंग होती है इनकी, उल्कापिंड जलते हैं इसमें। इसमें ओजोन लेयर होती है, ये सबसे शांत मंडल होता है। इसमें इसलिए क्या होता है, जेट विमान इसी में उड़ते हैं, जेट विमानों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वायुमंडल क्या होता है, ये अंतरिक्ष से जोड़ता है, इसमें रेडियो जो आपकी रेडियो किरणें होती हैं वो इसमें सक्रिय रहती हैं। तो ये आप पढ़ लेना और अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना, हम भी बताएंगे जब ज्योग्राफी के वीडियोस आएंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। 0 से 18 किलोमीटर होता है, कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, नासिक जिले में त्रिम्बक पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है। मुझे ये याद था, ये बैतरणी है, ये गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी भी यहीं से निकलती है। तो 2 प्रश्न हो गए। इसका मतलब है कि दक्षिण भारत की जितनी नदियां हैं आपको सारी कहाँ से निकलती है, उत्तर भारत की नदियां कहाँ से क्या निकलती है, उनका उद्गम स्थल और वो किस नदी की सहायक नदी है, और या कहाँ किस सागर से मिलती है, ये हमको इसमें पढ़ना रहता है, ठीक। बैतरणी आंसर है, ठीक है। इसमें लिखा है क्या, सहायक नदी किसकी है, गोदावरी। निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए, फिर आगे अब मिलान करना है आपको, ठीक। तो नोक रेक, ये क्या है, जैव आरक्षित क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है। अब देखो, मानस, सिमलीपाल, शेषाचलम, जिन्होंने 2-3 एग्जाम दिए उनको ये 4 और 5 पता होंगे, क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है। मानस कई बार पूछा जा चुका है, काय के लिए प्रसिद्ध है, क्या इंपोर्टेंट है, किस राज्य में है, ये पूछा जा चुका है, तो ये असम में है, ठीक। अब आपकी नोक रेक आपने पढ़ा होगा पहाड़ी, ठीक है, ये पहाड़ी या चोटी पड़ी होगी, इसका मैं बता रहा हूं अभी।
शेषाचलम भी पढ़ा होगा, ये भी पहाड़ी है और ये जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। ठीक है, आपका शेषाचलम हो जाएगा आंध्रा में, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में, और ये यहाँ। अब देखो ये नोकरेक पहाड़ी है, ये आपने पढ़ा होगा कि मेघालय में क्या है, गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पहाड़ियां हैं। ठीक, कौन कौन सी, खासी, गारो और जयंतिया, ठीक, 3 पहाड़ियां। अब जो आपका ये है नोकरेक, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। नोकरेक किसकी है, गारो की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए ये पूछा जा चुका है। मैं बोल रहा हूं ना कि ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसलिए पूछा जाएगा। इसकी हाइट कितनी है, 14-12 मीटर। ठीक है, इंपोर्टेंट नहीं है, हाइट का भी पूछ ले, ऐसे ही बता दी मैंने। ठीक है, अब ये आती है आपके, फिर खासी है, तो आपको खासी पहाड़ियां पढ़ लो, खासी जनजाति भी है, ये उसके पूर्व में है, किसके, मेघालय के पूर्वी भाग में है। ठीक है, ये है आपकी मध्य में। ठीक, मध्य में मतलब बीच में। अब जो, सॉरी ये पश्चिमी में, ओके सॉरी, और ये है जयंतियां है आपकी पूर्व में। अब देखो इसमें चेहरापूंजी नाम सुना होगा आपने, मासिन राम सुना होगा, ये इस पे है, किस पहाड़ी पे है, तो इस पे है जहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय को मेघ आलय बादलों का घर बोलते हैं। ठीक है, इसलिए बोला जाता है इसको। और आपका नेक्स्ट अपन आंसर देखते हैं। जैसे मेघालय हो गया, मानस असम में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इंपोर्टेंट है। सिमलीपाल उड़ीसा में, शेषाचलम ये भी एक पहाड़ियां हैं, शेषाचलम यहाँ पे। ठीक, अब आपको क्या क्या पढ़ लेना है, नंदा देवी पढ़ लो, वन्नामलाई, अगस्त मलाई पढ़ लो, ऐसे जितने भी आपके जैव आरक्षित क्षेत्र हैं वो आपको पढ़ लेना चाहिए। सुंदरबन पढ़ लो, नीलगिरी पढ़ लो, और इनके बारे में भी और डिटेल से पढ़ लो तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं आपके, हाँ, भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया था, इंपोर्टेंट है। अब देखो इसमें मुझे नहीं पता है, मैंने इसका आंसर ऐसे लगाया था कि भाई ये इसकी राजधानी है, ये इसकी राजधानी, ये इसकी ऑस्ट्रेलिया की है, तो ये शहरों के नाम है। मैंने कहा मुझे ये अजीब सा लगा, तो मैंने तो ये ऐसे सोच के लगाया था, मुझे उस समय पता नहीं था। फिर प्रश्न प्रश्न होने के बाद मुझे ये पता चला, तो मैंने उसको समझा कि आंसर भले ही सही हो गया, पर घर जाके हमको पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, अब आपका 59 हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, इंपोर्टेंट है। मोलेसिस बेसिन समझना है इस चीज को। अब मोलेसिस आपको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या है मोलेसिस, मोलेसिस बेसिन, ये मिजोरम को कहा जाता है। ठीक, अब क्यों कहा जाता है, बेसिन मतलब जानते हो, जैसे अपन बोलते हैं नदी बेसिन, बेसिन वॉश बेसिन सुना होगा, तो बेसिन मतलब एक ऐसा आकार का कोई पात्र होता है जिसमें चारों तरफ से पानी आ सकता है, एक कटोरा टाइप का होता है। ठीक, तो मिजोरम का ये बेसिन क्या होता है, मोलेसिस कहा जाता है, क्योंकि इसमें मोलेसिस नामक अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक, इसलिए इसको मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। तो हमने 10 प्रश्न किए, 10 प्रश्न में से अभी भी मुझे समझ में आ रहा है कि कम से कम अपने 5 प्रश्न रिपीटेड होंगे। तो मैं बार बार जो कहता हूं, आप सिलेबस रखो, सिलेबस के पश्चात आप ये भी देखो कि प्रश्न रिपीट होता है, इससे आप ये पकड़ने का ट्राई करो कि प्रश्न वो कहाँ तक जा सकता है, कितनी गहराई तक जा सकता है, और कितने रिपीट हो सकते हैं, और प्रश्न आ गया है तो अब हमको आगे चल के उससे संबंधित क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। हमेशा देखो इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है, इतिहास होता है, हम क्यों पढ़ते हैं, आप कल्चर में पढ़ते हैं, रामायण महाभारत ये सब क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम इनसे सीखना है कि भाई पहले अगर ऐसा हो चुका है तो हमको उससे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इसलिए हम PYQ पढ़ते हैं कि इस तरीके के प्रश्न आ गए तो हमको सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए, तो यही है। ठीक, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से PYQ लगाना है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें, इसी शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।